भारत में राजनीतिक भूचाल देखा गया कि नेशनल हेराल्ड के केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने चार्जशीट फाइल की, जिसमें प्रमुखतः सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मुलजिम बनाया गया और कोर्ट ने उनको नोटिस जारी करके उनको कहा कि उन प्रॉपर्टीज को बताइए जो आपने बाय वे ऑफ क्राइम जो है वो इकट्ठी की हैं, ताकि उन प्रॉपर्टीज को जब्त किया जाए। और इसके साथ ही इस केस में प्रोसिक्यूशन भी शुरू हुई, जो प्रोसिक्यूशन अगर उसमें कन्विक्शन होती है तो उसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है। ये बड़ी एक ऐतिहासिक घटना है। राजनीति का वो काला चेहरा जिसमें राजनीतिक सोच के लोग, एक विशेष राजनीतिक पार्टी वाले, उन्होंने कैसे सत्ता में रहते हुए क्राइम किए और राष्ट्रीय संपत्तियों का कैसे उन्होंने विनाश किया। आज की इस प्रेस वार्ता में मुख्यतः हमारे जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के प्रधान अध्यक्ष श्री सत शर्मा जी प्रेस को संबोधन करेंगे। इस इशू के बारे में आदरणीय सत जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसके बारे में। सभी प्रेस बंधुओं का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी की तरफ से पार्टी के सीनियर लीडर्स कविंदर जी, सुनील सेठी साहब और अरुण गुप्ता जी की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, कुछ भूमिका आप लोगों के समक्ष सुनील जी ने रखी। हम सबके ध्यान में रहना चाहिए कि कांग्रेस हमेशा से भ्रष्टाचार की जननी रही है, वो कोई भी समय हो। यूपीए का समय 10 वर्ष का अंतराल घोटालों का समय था, और मात्र वो 10 वर्ष का अंतराल ही नहीं, आजादी के बाद से भी समय समय पर उनके माध्यम से, उनके नेताओं के माध्यम से घोटाले किए जाते रहे। आज पूरे भारतवर्ष में ध्यान में आया कि कांग्रेस जगह जगह पर प्रदर्शन कर रही है, जगह जगह पर धरने दे रही है। पॉलिटिकल पार्टियों को हक है कि वो धरने दें, अपनी बात रखें, लेकिन देश की जमा पूंजी को हड़प लेना, उसके ऊपर अपना हक जमाना, यह किसी पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है। आज मैं जो विषय आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं, वो भूमिका आप लोगों के सामने सुनील जी ने रखी है। एक बड़ा समाचार पत्र जिसकी शुरुआत नेशनल हेराल्ड, जिसकी शुरुआत 1937 में आजादी से भी पहले हुई। आजादी की लड़ाई में भी उस समय नेशनल हेराल्ड का योगदान था, इसमें कोई दो राय नहीं। पर यह कभी भी नेहरू खानदान की संपत्ति नहीं रहा। समय समय पर जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे वो इस नेशनल हेराल्ड में शेयर होल्डर्स थे, मेंबर्स थे, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर खानदान की संपत्ति जो था वो नेशनल हेराल्ड कभी नहीं था। आर्थिक मंदी के कारण 2008 में नेशनल हेराल्ड जो था वो बंद हुआ, और कांग्रेस पार्टी ने, पॉलिटिकल पार्टी ने, आप सोचिए, जो एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड इस समाचार पत्र को चलाती थी, उसे 90 करोड़ रुपया अपने फंड से दिया। आप सोच सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने कार्यों के लिए फंड्स ले सकती हैं, चंदा ले सकती हैं, और उनको पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ही जो है वो खर्च कर सकती हैं। वो किसी संस्था को ना दान दे सकती हैं, ना लोन के रूप में जो है वो दे सकती हैं। और जब कांग्रेस के नेताओं के ध्यान में आया कि उस समय 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति, दिल्ली में संपत्ति, पटना में संपत्ति, मुंबई में संपत्ति, लखनऊ में संपत्ति,
देश भर में नेशनल हेराल्ड की एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के नाम पर जो संपत्ति थी, लगभग उस वक्त 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, कांग्रेस के ध्यान में आया कि इसके ऊपर कब्जा किया जाना चाहिए। एक कंपनी जो थी उस वक्त फॉर्म की गई, यंग इंडिया लिमिटेड, और हम सब जानते हैं कि उस यंग इंडिया लिमिटेड में कांग्रेस के दो बड़े चेहरे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन दोनों का 38% शेयर था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इन लोगों ने किस तरीके से उस संपत्ति को, जो था उस वक्त की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति, आज 5000 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति जो है वो बन चुकी है। 9 करोड़ रुपए के शेयर्स इस कंपनी को जो थे वो ट्रांसफर किए गए, और मात्र 9 करोड़ रुपए के शेयर्स के साथ साथ नेशनल हेराल्ड की पूरी संपत्ति जो थी, इनकी अपनी नई फॉर्म की हुई कंपनी के हाथों में आ गई। और उसके बाद मात्र 50 लाख रुपए में वो जो लोन अमाउंट थी उसको आनंद फानन में खत्म किया गया कि दे आर नॉट इन ए पोजीशन टू रीपे इट बैक। और वो आप समझ सकते हैं कि 50 लाख रुपए में वो संपत्ति जो है वो कांग्रेस की अपनी संपत्ति बन गई, और कांग्रेस के लोगों ने, इनके नेताओं ने इस संपत्ति को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। कांग्रेस के नेताओं ने जगह जगह पर, जो स्थान मैंने वर्णित किए हैं कि वो आज संपत्तियां वहां पर हैं, उनको किराए पर दिया, और उसकी सारी इनकम जो थी कांग्रेस पार्टी के इन नेताओं के अपने इंडिविजुअल खाते में गई। विडंबना है हमारी कि जब इस विषय को ईडी ने अपने हाथ में लिया, मनी लॉन्ड्रिंग का केस, और मनी लॉन्ड्रिंग का केस ऐसे बना जो संपत्ति का इंटरेस्ट है वो इन पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों ने, इस कांग्रेस के लोगों ने अपने फायदे के लिए जो है वो इस्तेमाल किया। आज आप सबके माध्यम से भी ध्यान में लाने की आवश्यकता है कि पूरे देश भर में कांग्रेस जो भ्रष्टाचार की जननी रही है, जिन्होंने नेशनल हेराल्ड केस में भी भ्रष्टाचार को जन्म दिया, अपना फायदा लिया, लेकिन वो लोग आज जगह जगह पर धरना दे रहे हैं, अपने नेताओं को बचाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि कोई भी एजेंसी, चाहे वो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, किसी भी सरकार के इशारे पर काम नहीं करती है। अगर वो काम करती है तो अपनी सोच के साथ काम करते हैं, और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं उनके मुताबिक जो है वो काम करते हैं। समय समय पर इनके बड़े नेताओं द्वारा, जो इनके अध्यक्ष थे, उस समय के इनके महामंत्री थे, उनसे पूछताछ की गई। और हम सब जानते हैं कि हर वक्त कांग्रेस ने कोशिश की, उनके एक बड़े नेता ने, जो इन्हीं में से, जो नाम मैं ले रहा हूं, इनमें से किसी एक के रिलेटिव हैं, इन्होंने हरियाणा में भी 3 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीदी, और उसी को कुछ समय के बाद 58 करोड़ में बेच दिया गया। अब सोचिए कि कांग्रेस ने किस तरीके से इस पूरे देश भर में अपने नाम के ऊपर संपत्तियां की, अपने बेनिफिट के लिए, अपने फायदे के लिए, उन्होंने अपने समय में, जब वो सत्ता में थे, सरकार का भी जो है वो दुरुपयोग किया। भारतीय जनता पार्टी का मानना है आज अगर उनको सजा हो रही है, ये ठीक है कि सजा हो सकती है, केस चलेगा, लेकिन ईडी के माध्यम से जो उनकी संपत्तियां आज जब्त भी की जा सकती हैं, आज नोटिस उनके माध्यम से आया है, तो आज कांग्रेस के लोग सड़कों के ऊपर हैं। वो बताना चाहते हैं कि ईडी उनके साथ, भारतीय जनता पार्टी के इशारे के ऊपर ईडी काम कर रही है। ध्यान में रहना चाहिए कि एक गवर्नमेंट एजेंसी अपने तौर पर काम करती है,
और खुले तौर पर ये फैक्ट्स आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि लेकिन आम जनता के भी ध्यान में आप लोगों के माध्यम से ये विषय आना चाहिए कि किस तरीके से कांग्रेस ने समय समय पर अपनी मनमानियां की हैं, जिसके चलते देश को जो है वो नुकसान पहुंचा है। और आज मेरा मानना है कि ईडी जिस तरीके से काम कर रही है, बहुत ईमानदारी से और बहुत ऑन द लाइन, वो किसी के इशारे पर जो है वो काम नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जो लोग भी कल्प्रिट्स हैं, चाहे वो राहुल गांधी हैं, चाहे वो सोनिया गांधी हैं, या उस समय में उनके मेंबर्स जो थे, जो इस बंगलिंग में शामिल थे, जो जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको सख्त से सख्त सजा जो है वो मिलनी चाहिए। क्वेश्चन अगर होगा तो जिस तरह से कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जैसा केंद्र में सरकार है, जो कमियां इस समय हो रही हैं, जो उसका ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के जो है हथकंडे अपना रहे, क्या कहें? ऐसा है कि मैंने आपको आपके ध्यान में पहले भी लाया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का काम है एक लाइन के ऊपर चलना, तथ्यों के ऊपर चलना और तथ्यों के ऊपर डिसीजन देना। जो तथ्य मैंने आप लोगों के समक्ष रखे हैं, आप सोच सकते हैं कि उस समय भी बहादुर शाह जफर मार्ग के ऊपर की एकमात्र प्रॉपर्टी 1000 करोड़ रुपए के भी ऊपर थी। आप समझ सकते हैं कि पटना में, मुंबई में, लखनऊ में और भी कितने देश के हमारे हिस्से थे जहां पर नेशनल हेराल्ड की अपनी प्रॉपर्टीज थी, जिनके ऊपर बंगलिंग करके 50 लाख रुपए मात्र में इतना बड़ा लोन जो था वो माफ किया गया। 90 करोड़ किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने फायदे, अपने नेताओं के फायदे के लिए उस कंपनी को दिया। आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस के मन में हमेशा से भ्रष्टाचार रहा है। भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस मैं इसलिए कहता हूं कि जब जब कांग्रेस सत्ता में आई है, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। लोगों का ध्यान मात्र बरगलाने के लिए उनके माध्यम से ऐसे बयान आ रहे हैं। ईडी अपना काम करेगी, उन्हें अपना काम करना चाहिए, और जो भी कल्प्रिट्स हैं उन लोगों को सख्त से सख्त सजा जो है वो मिलनी चाहिए। अडानी का लाखों रुपए का लोन जो है माफ कर दिया गया, जबकि किसी किसान का लोन है उसकी कुर्की कर ली जाती है। किसी भी तौर पर किसी का लोन माफ करना जो होता है वो बैंक का अपना सोच है, बैंक का अपना जो काम करने का तरीका है। किसी का भी लोन जो है वो माफ नहीं होता, लेकिन छोटे लोन, खासतौर पर किसानों के लोन समय समय पर, मैं भी एक प्रोफेशनल हूं, मैं भी एक एज ए प्रोफेशनल बैंक्स का ऑडिटर रहा, समय समय पर इंटरेस्ट सबवेंशन भी और किसानों के लोन भी जो है समय समय पर माफ किए जाते रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। 19 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर का दौरा था, वो स्थगित हो गया है। क्या कारण रहा कि उनका दौरा? ऐसा है कि मैं कल भी हम लोग वहां थे, पूरे तरीके से उसकी तैयारियां थी, लेकिन एकाएक जो उनके ध्यान में आया था कि 2 जगह पर प्रधानमंत्री जी को हेलीकॉप्टर के माध्यम से जाना था, लेकिन वहां पर उस दिन इतनी बारिश का इम्कान था कि पॉसिबल नहीं था कि हेलीकॉप्टर उड़ता। ऐसे समय में हो सकता है इसको जो है वो रेफर किया गया हो, जहां तक मेरा ध्यान है, क्योंकि हम लोगों ने भी मौसम के चार्ट को देखा था, उसमें 60% से भी ऊपर बारिश थी। और ऐसी बारिश में मेरा मानना है कि वहां पर ऐसे अंदेशे आ सकते हैं, पहाड़ी क्षेत्र है। लेकिन जब मैं कल वहां पर गया था तो एक थोड़ी देर हमें भी उसमें जो इनका एक इंस्पेक्शन व्हीकल होता है उसमें जाने का मौका मिला। आप मान सकते हैं कि वो जगह, उसकी डेवलपमेंट किसी भी स्वर्ग से कम नहीं है। जो वहां जाकर आपको पता चलेगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कितना बड़ा और नायाब तोहफा जो है जम्मू कश्मीर के लिए, और खासतौर पर ट्रेन का चलना, विश्व के हाईएस्ट पुल का निर्माण होना, ये एक सपना हम तो लोग जो सोचते थे, वो सपना मेरा मानना है कि इस महीने के अंत में जो है वो पूरा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। शर्मा जी, जो ये एक मीट होने वाला, या फिर यूं कहें कि जिस दौरे पर प्रधानमंत्री आने वाले थे, जैसा कि वरुण जी ने कहा कि उसे अभी पोस्टपोन किया गया है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सिचुएशन नॉर्मल ना होने की वजह से इसे टाला जा रहा है।
क्या आप इससे कुछ कहेंगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या रिस्पॉन्स है? ऐसा है कि कोई कैसा भी विषय कहे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी जब आते हैं तो ये बड़े छोटे विषय होते हैं। प्रधानमंत्री जी और खासतौर पर जो इंसान इतना बड़ा देश चला रहे हैं, पूरी दुनिया में उनका नाम है, और हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये अच्छा प्रोग्राम अच्छे वातावरण में हो। आप सोचिए कि वहां पर बारिश हो, बारिश में एक जगह पर हम लोग सोच सकते हैं हेलीकॉप्टर ना उड़े। मेरे ध्यान में तो यही था कि मौसम के कारण ये वैसा हुआ है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मुझे कोई ऐसा ध्यान नहीं है और ना ही ऐसा होना चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। दरअसल ये सवाल आपसे इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि कल एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है जिसमें एसजीपी, एनआईए, एनएसजी सहित और भी कई एजेंसीज ने सिक्योरिटी रिव्यूज को देखा है, जांचा है, डिस्कशन हुआ है, और उसके बाद जब मीटिंग्स ओवर हुई है तब जाकर पता चला है कि ये जो प्रोग्राम है इसे पोस्टपोन किया गया है, यानी कि प्रधानमंत्री के दौरे को पोस्टपोन किया गया। इसीलिए ये सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि एनआईए जैसी एजेंसीज बैठक कर रही है, उसके बाद पता चलता है कि इसे पोस्टपोन किया गया है। ऐसा है कि हर एजेंसीज प्रधानमंत्री जी के दौरे से पहले आती हैं, और उनके दौरे से एकाएक पहले होम मिनिस्टर साहब का भी दौरा था। इसमें भी सभी एजेंसीज जो थी, लगभग सारी एजेंसीज उपस्थित थी उस दौरे में भी, और वो संपन्न दौरा हुआ, 3 दिन का दौरा था। उसमें प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर साहब कश्मीर में भी उनका दौरा रहा, हम लोग कश्मीर में भी उनके साथ थे, जम्मू में भी रहा उनका दौरा, और अलग अलग जगहों पर जाकर उन परिवारों से भी वो मिले। ये भी एक बड़ा विषय था। लेकिन आप सोच सकते हैं कि उनका 3 दिन का प्रवास था, और ऐसे समय में आप ये मानकर चलिए कि मौसम की खराबी। मैं भी आज समाचार पत्र पढ़ रहा था, हालांकि हमारी चर्चा इस विषय पे नहीं हुई, सरकारी कार्यक्रम था। मैं तो वहां पर अपने कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में रहे, बड़ा एक कार्यक्रम था, पब्लिक रैली थी। उस पब्लिक रैली में पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने तौर पर रहे। इस विषय को लेकर मैं कटरा में गया था, हर कटरा के कार्यकर्ताओं से मैं मिला था, और हम लोगों की तैयारी पूरी थी, सरकार की भी तैयारी पूरी है, इसको आप मानकर चलिए। वैसे आपसे सवाल करना चाहूंगा, देश भर के लोगों का सपना है कि ट्रेन से कश्मीर पहुंचना, हालांकि दौरा स्थगित हो गया है, तो इस सपना कब पूरा होगा? देखिए, जब अर्जेंटी दिखाई जाएगी। ट्रेन भी तैयार है, पटरियां भी तैयार हैं, बिल्कुल बन चुकी हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं रियासी तक वहां पर इंस्पेक्शन जो उनकी गाड़ी होती है उसमें गया था, हमारी टीम भी गई थी, हम लोग भी गए थे, उससे पहले एजेंसीज वाले लोग भी गए थे, जहां तक उनको रहना था, आना था। लेकिन मान के चलिए कि जितनी इन्वेस्टमेंट उस जगह पर हुई है, एक स्वर्ग का माहौल जो है आप वहां पर फील कर सकते हैं। जगह जगह पर टनल्स का निर्माण, मात्र एक टनल आएगी, उसके बाद फिर थोड़ी सी जगह फिर एक टनल आएगी। आप सोच सकते हैं कि ये नायाब तोहफा है जो प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के लिए दिया है। पूरे भारतवर्ष से हमारी संस्कृति, लोग जब माता वैष्णो जी के दर्शन करने के लिए आएंगे, मात्र 3-3.5 घंटे में श्रीनगर पहुंचेंगे, एक रात कश्मीर में रुकेंगे, उसके बाद फिर वापस कटरा आएंगे। आप मान लीजिए एक बढ़िया वातावरण जो है पूरे भारतवासियों को और कश्मीर वासियों को, और इस ट्रेन के माध्यम से एक तरक्की के आर्थिक दृष्टि से भी हम लोग देखें, जम्मू कश्मीर को भी जो है एक बड़ा फायदा होने जा रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।